उसके बाद का इनको बेनिफिट में 2-3 साल हो गए पैसा नहीं। इसमें से विधवा है, ये विधवा पेंशन नहीं, इनके बच्चों को पालना नहीं। तो मतलब कितनी वैसी स्थिति में जो आपके सामने बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, इनके पति नहीं है, ये विधवा है जो सुविधा करने के हमें सरकार की स्कीम का फायदा मिले। आज इनके घर में बहुत सबसे बड़ा संकट ये है कि ये कैसे अपना घर चलाएं। तो इस स्थिति में अगर सरकार इसको सीरियसली नहीं सोचे, ये बहुत गंभीर। इनके हाथ में डेथ सर्टिफिकेट कि हमारे पास सर्टिफिकेट मिल गया, हम भरने वाले हैं। इनको तो सर्टिफिकेट मिला, उनकी उम्र देखें आप, 30 साल में वो सिलिकोसिस का बीमार होता है, 2 साल बाद मर जाता है। सर्टिफिकेट मिलता है, 2 महीने बाद मर जाता है। उस तरह की कहानियाँ है, बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। लास्ट वन थे कि कुछ सुरक्षा और कानून से जुड़ी हुई समस्याएं भी आई थी। सुरक्षा उपकरणों में अभी मास्क ही हैं केवल फैक्ट्रीज में, जो कि व्यक्ति को सिलिकोसिस से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं किसी भी तरह से। दूसरा था कि जो भी सिलिकोसिस विक्टिम हो जाता है और थोड़ा फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, जैसे उसका पीएफ कट रहा है, उसका ईएसआई कट रहा है व्यक्ति का, तो उसको एक लेटर दे दिया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से कि आप सरकार के नियम अनुसार आपको काम पे नहीं रख सकते हैं और अब आपको कार्य मुक्त किया जाता है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। जबकि कायदे से नियोक्ता को उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सब उसको प्रोसेस करने हैं, सुरक्षित काम देना है, लेकिन एटलीस्ट वो जिनका पात्र है जैसे पीएफ, ईएसआई या और योजनाओं का, तो उसके तमाम बेनिफिट दिलाने की जिम्मेदारी तो एम्प्लॉयर की उसमें बनती है। लेकिन एम्प्लॉयर अपनी किसी भी जिम्मेदारी का वैसे वहन नहीं करते और सीधा उनको टर्मिनेट कर देते हैं। अभी के मामलों में तो मजदूर अपने बेनिफिट के लिए फॉर्म एप्लीकेशन साइन कराने भी जाता है कि आप मुझे सर्टिफाई कर दो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ आपके यहाँ पे, तो भी मना किया जाता है। जैसे पीएफ के लिए पेंशन का एक प्रावधान है, ईएसआईसी में उनको डिसेबिलिटी पेंशन का प्रावधान होता है, तो फॉर्म 16 है या पीएफ से जुड़े हुए फॉर्म्स हैं। कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रकाश जी गए, इनको मना कर दिया गया, काफ़ी सारे लोगों को मना कर दिया कि मैं आपके फॉर्म साइन नहीं करूँगा। लोगों ने संबंधित विभागों में भी है, कुछ एप्लीकेशन आपके कार्यालय में भी लोगों ने भेजी हैं अभी में कि ये इस तरह से एम्प्लॉयर्स अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहा है हमारे। तो साहब ये जो लास्ट इशू है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, एक बार हम रिलीफ का पूरा यदि क्लियर कर देंगे तो, और मेरे हिसाब से तो क्लियर कर देना चाहिए। अब 1.5 साल, हमें तो 1 साल के अंदर कर देना चाहिए था, 1.5 साल हो गया। लेकिन प्रिवेंशन वाली बात जो है, इसमें LWO साहब ने भी कहा कि आप लोग सब इसमें आप अपने व्यवसाय बदलो, कल्चर बदलो, ये चीज़ें बदलो ताकि आपको ये हो ही। अब दिक्कत ये है कि ये लोग ने इसलिए LWO साहब से भी कहा कि सबसे पहले ये एक सर्वे होना था। सरकार ने खुद ने कहा कि एक माइनिंग एरिया चुनो, जब ये पॉलिसी आई थी, और एक चुनो एक फैक्ट्रीज एरिया, मतलब जहाँ ये गढ़ाई का, पत्थर गढ़ाई का काम हो रहा है, और उसको पूरा स्वीप सर्वे करो और उसमें देखो कि कितने लोग कहाँ हैं। अब किसी का हक नहीं बनेगा उस फैक्ट्री के सामने, चाहे सेफ्टी का हो या कॉम्पनसेशन का। ये तो अभी रिलीफ है, कॉम्पनसेशन मिले तो उनके ऊपर कोई भार पड़े। आज सरकार के ऊपर ही भार है। लेबर डिपार्टमेंट के पास आज हमने 3-4 बार पूछ लिया, एक भी जगह का कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने लोगों को लगाया हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां हैं जो ये काम कर रही है, उनके यहाँ क्या प्रावधान उन्होंने लागू किया है सेफ्टी के लिए, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो लेबर डिपार्टमेंट और सरकार के और विभाग को ये करना पड़ेगा, तभी इनके हक भी बनेंगे, इनके नाम आएंगे। आज लेबर डिपार्टमेंट ने कहा हम 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा निकाल के आपको दे देंगे, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं, जितने दिन से ये समस्या चल रही है। और ये भी पॉलिसी का दूसरा पार्ट है, जहाँ कहा है कि ये सब डिपार्टमेंट्स अपने पूरे रेगुलेटरी मैकेनिज्म को लागू करते हुए प्रिवेंशन के ऊपर पूरा जोर देंगे। इसमें प्रिवेंशन में कॉम्पनसेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपने यदि तोड़ा कानून, आपने कोई सेफ्टी लागू नहीं की और किसी को हो गया सिलिकोसिस, तो आपकी गलती है क्योंकि आप एम्प्लॉय कर रहे हो किसी को, तो आपको उसका मुआवजा देना चाहिए ज़िंदगी भर उस परिवार को। हाँ शिव जी,
हाँ, बस असीम जी बोल रहे हैं निखिल जी, तो मेरे पास एक छोटा सा कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में यही हुआ, जैसे पॉलिसी लागू हुई, नियम की बात होना शुरू हुई, तो ये काम तेजी से डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। पहले पीएफ दिया जाता था, ईएसआई दिया जाता था, निश्चित क्षेत्रों में काम करवाया जाता था, उसको पीस रेट ठेके पे देके गांव-गांव में, घरों-घरों में तेजी से उस काम को पहुंचाया जा रहा है। अभी में काम हो उन्हीं एम्प्लॉयर्स के लिए रहा है, एम्प्लॉयर उसमें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं बदल रहे हैं, बड़े ठेकेदार बड़े एम्प्लॉयर वही हैं, उन्होंने अपने स्थानों में भी ठेका दे दिया, गांव में घरों तक के लिए भी काम दे दिया। और फिर अगर इस तरह का काम पूरा बढ़ता रहा पूरा, तो फिर इसको सुरक्षा और ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा सुझाव तो इतना है कि आपने जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में यहाँ कहा गया कि 865 लोगों का इन्होंने, जिनको पीओसी में आप लोगों ने उसको पंजीकरण किया है और उनको बेनिफिट भी दिलवाया है, यानी इसका मतलब है कि उनका एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वहाँ पे है, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करता है। हमारे अनुसार उसमें से कम 300 से ऊपर हैं जो एक ही कंपनी से जुड़ा हुआ है, वो डिवाइन स्टोन, और वो इस इलाके का सबसे बड़ा डोमिनेंट क्या कहते हैं कंपनी है, और उसके बहुत सारे कंपनी हैं। तो आप उस पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं लाएंगे तो वो आप उसका अमल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल होना चाहिए इस इलाके में। सर डिवाइन स्टोन के ऊपर अभी तक एक भी रेगुलेटरी नोटिस जिसे कहा जाता है उसमें से कोई भी फैक्ट्री एक्ट में हो या और किसी एक्ट में उसको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया कि ये जो सिलिकॉसिस हो रहा है इसका कैसे प्रिवेंशन किया जाए, उसके ऊपर आपको नोटिस दी जाए। तो ये एक हमारी गुजारिश है कि आप उस चीज़ को यहाँ पे जरा तीव्र किया जाए। बेसिकली ये है कि ये पॉलिसी की बात होता है तो डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो पॉलिसी के जो 8.5 और 8.6 है वो कम्प्लीटली एनफोर्समेंट को ही मतलब इंडिकेट करता है, ताकि उसको पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट स्टोन इंडस्ट्री जो है वो एक हैजर्डस इंडस्ट्री, और हैजर्डस इंडस्ट्री के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। और इसमें ये फैक्ट्री एक्ट में कुछ चीज़ें, फैक्ट्री एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवाना इधर जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में ये है कि स्टेट्स के हाथ पावर है। अगर ये मैं क्लॉज भी बता सकता हूँ, ये क्लॉज 85 और 87 जो चैप्टर 9 है फैक्ट्री एक्ट का, वो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल पावर देता है कि कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स करते हुए अगर कहीं पे भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर फिट नहीं होता है, अगर इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हैजर्डस हैं, उसको फैक्ट्री एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो डेंजरस ऑपरेशंस हैं क्लॉज 41 में भी ये मेंशन है कि उसको हम मतलब प्रायोरिटी में लेके कि अगर उसमें वो फिट नहीं आते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए 10 होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, तो पॉलिसी हमें अलाउ करता है कि वहाँ पे अगर एक ही लोग काम करें, हैजर्डस इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एक ही अगर काम करें तो उसको रेगुलेशन, उसको मतलब रजिस्टर किया जाए। अगर प्रिवेंशन हम चाहते हैं तो विदाउट रेगुलेशन प्रिवेंशन इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और ये चीज़ है कि रेगुलेशन हम करने के लिए हमारे पास कुछ पावर है और फैक्ट्री एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जहाँ पे अगर हमें कुछ चीज़ों को अगर नज़रअंदाज करना पड़े, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े, तो ये ऑप्शंस भी हैं फैक्ट्री एक्ट में, तो उसको हम लागू करें। और दूसरा चीज़ है कि जो ईएसआई की बात कर रहे थे, तो ईच एंड एवरी फैक्ट्री शुड बी कवर्ड अंडर रजिस्टर्ड ईएसआईसी में अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो फैक्ट्री परव्यू में आएगा, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगा। अभी जो बात चल रहा है कि घरों में जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जा रहा है, प्रिवेंशन घर पे अगर काम चला गया तो प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ छोटे यूनिट्स ही मतलब ब्रेक को लॉ को वो वायलेट कर रहे हैं और कानून को तोड़ रहे हैं। बहुत छोटे यूनिट्स भी हैं और बड़े यूनिट्स भी हैं, काफ़ी सारे 230 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और उसमें छोटे भी हैं और बड़े भी, और कोई भी इस तरह के कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मतलब अवहेलना कर रहे हैं। और छोटी हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उससे हम लागू कर सकते हैं। अगर हमारे स्टेट के पास में वो पावर है तो उसको अगर हम अप्रोप्रिएटली हम प्रॉपरली अगर रजिस्ट्रेशन करें, तो दो मांग है, एक तो रजिस्ट्रेशन करें और दूसरा है कि ईएसआई सबकी हम इंश्योर करें, तब जाके हम प्रिवेंशन को फिर लागू कर पाएंगे, जब तक हमारे पास ये चीज़ नहीं रहेगी। थैंक यू। हाँ, मेरे 2 इश्यूज़ ये वैसे मेंशन हुए, लेकिन कुछ हमें यदि आपकी तरफ से भी रिकमेंडेशंस भी हो, जैसे डॉक्टर्स की बात है, जांच, वो पहला जो कदम है, क्योंकि खड़े हैं बहुत लाइन में जांच के लिए। हमारे पास जितने डॉक्टर हैं उतने डॉक्टर ही होंगे, हमारे पास जो व्यवस्था है वो होगी। तो पॉलिसी में तो लिखा है कि हम पर्याप्त उसकी ट्रेनिंग भी, इक्विपमेंट भी सब कुछ करें। हम कम से कम पिंडवाड़ा के लिए तो बहुत बड़े
स्तर पर हम कोशिश करें कि यहाँ इस हॉस्पिटल में उस किस्म के एक्सरे मशीन आ जाए। यहाँ से हम कम से कम शुरू कर लें कि रेडियोलॉजिस्ट को टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से जाएं और यहीं कैंप बोर्ड लग जाए, या बोर्ड हटा रहे हैं क्योंकि उस ऑर्डर में तो लिखा है कि बोर्ड ही हट जाएगा, तो बोर्ड हट के यहाँ सबके सब पिंडवाड़ा में ही क्लियर हो जाए। तो या तो है या नहीं है, ताकि ये वेटिंग लिस्ट खत्म हो जाए। तो उसमें कुछ आज की परिस्थितियों में कुछ बदलाव स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आपके रिकमेंडेशंस जाएं ये कहते हुए कि कितना बड़ा वेटिंग लिस्ट है, कितना कठिन है कि ये सब सिरोही एक बार यहाँ आए, फिर सिरोही जाएं, फिर सिरोही में रुके रहें, और सिरोही के ऊपर जो भार है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये एक बात थी। दूसरी बात है साहब कि एक सुझाव तो जैसे आप दे रहे थे कि पालनार के कैंप्स लगा के आप पालनार को क्लियर कर सकते हैं, वो तो प्रशासन भी कर सकता है स्पेशल कैंप लगा के। मेरा अनुरोध है दोनों लेवल पर, जब तक वो नहीं हो तब तक कैंप्स करके तो करें, जिन जिन लोगों का है उनको हो जाए, मिल जाए। लेकिन दूसरे लेवल पर हम लिख भी दें स्टेट गवर्नमेंट को कि ये ऑटो इंक्लूजन इनको हो जाएगा तो बहुत एक सुविधा हो जाएगी, कैंप भी करने की ज़रूरत नहीं होगी और इंटाइटल्ड हैं और वो पैकेज का हिस्सा हो जाएगा। तीसरा एक अनुरोध है कि ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन करना जो हमने, क्योंकि यहाँ तो मैं खुद अनुभवी हूँ, अजमेर में हमने कराया कलेक्टर साहब के साथ और गायत्री मैडम के साथ, कि यहाँ भी वो कर लें प्रायोरिटी बेसिस पर। ये ज़रूर है कि उन लोगों को खुद पेश होना पड़ता है, पेश हो जाएंगे, एक बार बता देंगे, उनका साइन कर लेंगे खुद कि हाँ हमें मिल गया बेनिफिट, अब हमें बाकी बेनिफिट भी मिल जाए, ताकि वो ऑनलाइन आ जाए। ये क्लियर करें तो बहुत अच्छा रहेगा।